दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज पॉजिटिव ट्रेडिंग दिखाई दे रही है। काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हो रही है, लेकिन उतनी बड़ी तेजी बन नहीं पा रही है। तो इसके पीछे वजह यह है कि अभी भी रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। उनको लग रहा है कि बहुत जल्द ओएफएस आ जाएगा और उनको भी लगता है कि ओएफएस भी अगर आएगा तो उसकी प्राइस बहुत नीचे रखी जाएगी, यानी वो हो सकता है कि 40 रुपीज़ से नीचे आए ओएफएस की प्राइस। और इसी डर ने यहाँ पे देख लो रिटेल इन्वेस्टर को बिकवाली के लिए मजबूर कर दिया है, जबकि बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी कर रहे हैं। और आप ये समझ ही सकते हो कि इसकी प्राइस तो बहुत कम है। इसके पेयर कंपनियों की तुलना में अगर इसको देखें तो ये स्टॉक तो बहुत ही अंडर वैल्यू है। ऐसे में आने वाले समय इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है। तो क्या इस गिरावट का फायदा उठा के हमें निवेश करना चाहिए? क्या ये आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और सबसे जो बड़ी बात है कि रेलवे सेक्टर में जिस तरह से सरकार ने एक के बाद एक डिसीजन लेने शुरू किए, लगातार रोज नई अनाउंसमेंट हो रही है, वो ये साबित करी है कि रेलवे के शेयर बहुत बड़े मल्टीबैगर बन सकते हैं। क्या इस समय दाव लगाना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 65,128 के स्तर पर, जहाँ पे 241 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.37% अपर है बीएसई सेंसेक्स। वैसे बाजार की शुरुआत लगभग फ्लैट हुई थी, लेकिन उसके बाद में कुछ गिरावट बनी। लेकिन बाद में जैसे कि बड़े फंड हाउस की कुछ खरीदारी शुरू हुई तो इस समय बाजार में पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में भी अच्छी खासी तेजी है। 9,506 के स्तर पे देख लो कि करीब 52 पॉइंट की तेजी, यानी 0.56% अपर है बीएसई फाइनेंशियल सर्विस। तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में जो तेजी है वो बाजार के मुकाबले ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 48.90 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग देखते हो कि फ्राइडे की 48.40 के आसपास थी। इंट्राडे में 49.30 का हाई भी बनाने स्टॉक ने काफ़ी अच्छी तेजी बताई और जो लो है वो 48.50 का है। इस समय स्टॉक देख सकते हो कि 48.90 के आसपास है, जहाँ पे 1.03% की तेजी देखने को मिली है। सबसे अच्छी बात है पूरे दिन में यहाँ पे गिरावट कभी हुई नहीं। ये बात अलग है कि तेजी उतनी नहीं है, लेकिन गिरावट भी नहीं थम चुकी है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 21 अगस्त को स्टॉक 47.75 के आसपास था, 1.1% की तेजी के साथ में क्लोजिंग दी थी। 22 अगस्त की बात करें स्टॉक 47.85 के आसपास क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 0.2% की मामूली सी तेजी थी। लेकिन 23 अगस्त की बात करें स्टॉक फिर से 47.75 पर आ गया, 0.2% की गिरावट के साथ में। जो तेजी बनी थी उतनी ही गिरावट हुई। अब 24 अगस्त की बात करें तो स्टॉक 48.30 के आसपास था, जब 1.8% की अच्छी खासी तेजी बनी, यानी स्टॉक ने काफ़ी माहौल पॉजिटिव बनाया फिर से इस ओएफएस की खबर के बाद। लेकिन 25 अगस्त को स्टॉक में फिर से मामूली सी गिरावट के साथ क्लोजिंग 48.40 के आसपास, जहाँ पे 0.4% की गिरावट थी। बाजार की दबाव की वजह से ये असर देखने को मिला। आज फिर से स्टॉक कमाल कर रहा है। अब आप ये देख ही सकते हो कि 20 रुपीज़ इसका 52 वीक का लो है और जो हाई है वो 52.70 का है। तो आप ये देख सकते हो कि स्टॉक इस समय 49 को तो टच कर ही रहा है। पिछले 2-3 ट्रेडिंग से हमने देखा है कि 50 के नीचे अभी है। एक बार 50 को क्रॉस कर ले तो फिर एक नई तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो जाएगा। और वैसे भी आप देख सकते हो कि इस कंपनी की एजीएम होने जा रही है और साथ में आप देख सकते हो कि 15 सितंबर इसके डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट भी आई है। ऐसे में लोग इस समय खरीदारी करेंगे, जिसको जो भी निवेश करेगा उसको डिविडेंड मिलेगा, तो डिविडेंड के लिए भी लोग यहाँ पे खरीदारी करेंगे जरूर। वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 18 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम होता, 1 करोड़ की डीले उठाई गई थी। फ्राइडे को 4 करोड़ का वॉल्यूम होता, 1 करोड़ की डीले उठाई गई थी। लेकिन आज वॉल्यूम और थोड़ा सा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि लगभग 1 बजे के पहले ही देख सकते हो कि 3 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, तो वॉल्यूम बढ़ सकता है। अब यहाँ पे देख दो कि सरकार ने किया है बहुत बड़ा फैसला। नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए भी एक बार इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर रेलवे कनेक्टिविटी सरकार लाने जा रही है और इसमें एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट सरकार करने जा रही है। और ये समझ सकते हो कि बहुत सारी कंट्रीज को इसमें साथ में जोड़ा जाएगा। ये जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने जो बयान दिया है कि सरकार इसके लिए जल्द ही ऐलान करेगी, क्रॉस बॉर्डर इंटरनेशनल ये रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। और आप देखो इसके लिए करीब 1.20 लाख करोड़ का बहुत बड़ा खर्च सरकार करने जा रही है। सरकार का फोकस है कि इंडो चाइना बॉर्डर को पूरी तरह से रेलवे ट्रैक से कनेक्ट कर लिया जाए। इसके अलावा म्यांमार की सीमा को भी उससे जोड़ा जाए, और ताकि आने वाले समय में सरकार को हर फैसिलिटी वहाँ पर प्रोवाइड करनी बॉर्डर पे, तो वो आराम से पहुँचाए ट्रेन के माध्यम से। इस रेलवे ट्रैक के माध्यम से सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड को कनेक्ट कर लिया जाएगा। और इसके बाद में जो बचा हुआ नॉर्थ ईस्ट होगा उसको भी इस रेलवे की कनेक्टिविटी से कनेक्ट कर लिया जाएगा।
और आने वाले समय में देखें तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचेगा जहाँ पे रेलवे कनेक्टिविटी न हो नॉर्थ ईस्ट में। सरकार ने ये भी कहा है कि करीब 1 लाख करोड़ का खर्च इसी साल इस फाइनेंशियल ईयर में कर दिया जाएगा और ये प्रोजेक्ट को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा करीब 230 से लेकर 240 करोड़ का खर्च किया जा रहा है, जहाँ पे देख सकते हो कि गुवाहाटी में एक बड़ा मेगा कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। इसके अलावा देखते हो सभी रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन लगभग कंप्लीट हो चुका है और जो बाकी है जो उसका भी जल्द से जल्द इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा खर्च सरकार इस समय कर रही है और ऐसे में रेलवे की कंपनियों को तो बेनिफिट होगा और स्पेशली जो फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां IRFC जैसी कंपनियां बहुत सारा बेनिफिट ले सकते हैं इस समय। तो अभी तक देखें तो भूटान हो या म्यांमार से सिर्फ बस के माध्यम से जो रोड के माध्यम से ही कनेक्टिविटी थी, लेकिन अब रेलवे की कनेक्टिविटी हो जाएगी। ऐसे में आने वाले समय में दोनों देशों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा, चाहे म्यांमार भूटान हो या फिर देख सकते हो कि इसके अलावा इंडिया भूटान हो या म्यांमार हो, सबके लिए बेनिफिट होगा इस ट्रैक के माध्यम से। एक बड़ी अपडेट और निकल कर आई है, रेलवे मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है कि आने वाले समय में रेलवे कवच पूरी तरह से इंस्टॉल कर लिया जाएगा अभी सबके जितने ट्रैक है उसके ऊपर, ताकि आने वाले समय फिर से कोई बड़ी रेलवे घटना न हो। उसको बचाने के लिए, उससे रेलवे को सुरक्षित करने के लिए अब रेलवे कवच लगाया जा रहा है और सरकार देखिए फाइनेंशियल 2023-24 में करीब 352 करोड़ का खर्च करने जा रही है कवच सिस्टम के लिए। और सबसे जो पहले है, अगर आप देखें तो कवच जो यहाँ पे लगाया जा रहा है वो दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर पे लगाया जा रहा है और धीरे धीरे उसको दूसरी जगह पे लगाया जाएगा। तो ये इसकी जानकारी देखते हो कि रेलवे मिनिस्टर की तरफ से दी गई है कि बहुत ज़्यादा खर्च किया जाएगा, जितने रेलवे ट्रैक है उसको कवच से लैस किया जाएगा। और आप देखते हो कि आने वाले समय फाइनेंशियल 2023 तक करीब 710 करोड़ का खर्च और सरकार कर लेगी। आने वाले समय में देखते हो कि करीब 229 किलोमीटर वेस्ट बंगाल में कवच से लैस किया जाएगा ट्रैक। इसके अलावा 193 किलोमीटर का झारखंड का, 227 किलोमीटर बिहार में, इसके अलावा 943 किलोमीटर उत्तर प्रदेश का ट्रैक, 30 किलोमीटर दिल्ली का और 81 किलोमीटर हरियाणा। इसके अलावा 425 किलोमीटर का जो ट्रैक है राजस्थान का और 216 किलोमीटर का जो ट्रैक मध्य प्रदेश, 526 किलोमीटर का गुजरात का और 848 किलोमीटर महाराष्ट्र में। ये सारे ट्रैक कवच से लैस किए जाएंगे। ऐसे में आप समझ सकते हो कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है और IRFC का काम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वैसे IRFC की बात करें तो ये कंपनी का बिजनेस तो लगातार बढ़ रहा है। आप ये देख सकते हो इसके रिवेन्यू और प्रॉफिट से 2019 में जहाँ पे 11,133 करोड़ के आसपास जो इनका रिवेन्यू था वो 2023 में बढ़ के 23,891 करोड़ तक पहुंच गया और हर साल बढ़ रहा है, कहीं पर कोई भी आपको गिरावट दिखाई नहीं देगी। वैसे ही प्रॉफिट में बढ़ोतरी है। 2019 में जहाँ पे 2,254 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था वो 2023 तक बढ़ के 6,337 करोड़ तक पहुंच गया। यानी हर साल आपको रिवेन्यू प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसी कंपनियां बहुत कम होती है और बिल्कुल इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो सबसे बड़े इसकी प्लस पॉइंट है कि HDFC बैंक के अलग अलग जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने बहुत भारी इन्वेस्टमेंट किया है इस समय IRFC के अंदर। आप देख सकते हो कि HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड ग्रोथ ने यहाँ पे 60,614 रुपीज़ का भारी भरकम निवेश किया है। इसके अलावा देख सकते हो HDFC फ्लैक्सी कैप फंड ग्रोथ ने भी यहाँ पे 38,266 करोड़ का बम्पर इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड ग्रोथ ने भी 10,680 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC डिविडेंड यील्ड फंड रेगुलर ग्रोथ ने 3,570 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा HDFC हाइब्रिड डेट फंड ने 2,854 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और दूसरे भी जो म्यूचुअल फंड है HDFC के उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा निवेश किया। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि HDFC इसमें जम के खरीदारी। ऐसे में आप भी लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश कर सकते हैं। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। यहाँ पे देख सकते हो कि सुबह 9:55 पर 49.05 की प्राइस से 6,59,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। उसके बाद 10:06 पर 49.05 की प्राइस से 3,00,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 11:18 पर 49.05 की प्राइस से 6,15,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 12:20 पर 49.20 की प्राइस से 3,87,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 12:20 पर 49.20 की प्राइस से 3,87,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 12:21 पर यहाँ पे 49.20 की प्राइस से 8,61,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। तो ये तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी करें, बिकवाली बहुत कम है और ये इशारा है कि स्टॉक आने वाले में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।